नमस्कार साथियों। जामुन का पेड़ कहानी जो कि एक हास्य व्यंग्य विधा में रचित कहानी है, उसकी कक्षा में आपका स्वागत है। इस कहानी के माध्यम से आप समझ सकेंगे कि जो सरकारी अफसरशाही होती है या जो सरकारी कार्यालयों में जो जिसको हम लाल फीताशाही होते हैं, वो किस प्रकार एक व्यक्ति की जो जान है और जो व्यक्ति का जो जान है उसका जो कारण है वो बन सकता है। इसके पहले अगर आपने कहानी पढ़ी होगी भोलाराम का जीव जो कि हरिशंकर प्रसाद की कहानी है, तो उसमें उन्होंने जो सरकारी कार्यालयों में जो व्याप्त जो भ्रष्टाचार है उसका बड़ा ही जो मार्मिक वर्णन वो किया गया। तो जो कृष्णचंद्र की जो जामुन का पेड़ कहानी है उसमें उन्होंने जो अफसरशाही है जो फाइलों के माध्यम से किस प्रकार फाइलें हैं वो आगे बढ़ती है और उन फाइलों को बढ़ाने में किस प्रकार का जो लाल फीताशाही और जो व्यर्थ का व्यवधान आता है, उसका जो वर्णन है वो कृष्णचंद्र की जो जामुन का पेड़ कहानी है उसमें किया गया। ये कहानी कहीं ना कहीं जो हमारी जो व्यवस्था है जिसको हम सरकारी कार्यालयों में लाल फीताशाही बोलते हैं, उस पर बड़ा ही मार्मिक रूप से व्यंग्य करती है कि कोई भी जो छोटा सा काम होता है तो उसको आगे बढ़ाने में किस प्रकार है वो जो प्रोसेस है वो लेट लतीफ़ी का है वो शिकार बनती है। तो ये जो जामुन का पेड़ जो कहानी है ये यूजीसी नेट में भी लगी हुई है और साथ ही एमपी एमपी मध्य प्रदेश का जो वर्ग एक हिंदी का जो चेयर परीक्षा है उसमें भी लगी हुई है। इसके अलावा ये जो कहानी है वो ना केवल जो व्यर्थ जो जीवन है यथार्थ जीवन है उससे भी संबंधित है कि जब भी कोई व्यक्ति है अगर वो सरकारी कार्यालय और अफसर में फंस जाता है तो उसका जो समय और जो धन है वो किस प्रकार है वो व्यर्थ हो जाता है। तो ये जामुन का पेड़ कृष्णचंद्र, इसकी जो शुरुआत है वो हम कर रहे हैं कहानी और फैंटेसी नामवर सिंह से। तो जो नामवर सिंह है वो एक हिंदी के एक बड़े ही महत्वपूर्ण निबंधकार और आलोचक रहे हैं। इनकी अगर प्रमुख निबंधों की अगर उसमें चर्चा करें तो उसमें वाद विवाद और संवाद, आलोचक के मुख से इत्यादि है वो इनके प्रमुख जो निबंधों का जो संग्रह है वो है। इसके अलावा दूसरी परंपरा की खोज, वाद विवाद और संवाद और आलोचक के मुख से इनके प्रमुख निबंध है वो संग्रह। इसके अलावा इनके अगर प्रमुख आलोचनात्मक कृतियों की चर्चा करें तो इनकी एक बड़ी महत्वपूर्ण आलोचनात्मक कृति है वो है कविता के नए प्रतिमान। ये जो कविता के नए प्रतिमान है उन्होंने बताया है कि जो आधुनिक हिंदी कविता है उसका जो स्वरूप है वो किस प्रकार चेंज होता है और उसके लिए जो क्या क्या नए जो प्रतिमान है वो होना जरूरी है। तो इस जो कविता के जो नए प्रतिमान उनकी जो पुस्तक है उसके जो केंद्र में वो है मुक्तिबोध। तो इसमें कई बार प्रश्न भी आ चुका है कि कविता की जो नई प्रतिमान है वो पुस्तक के लेखक कौन है, तो वो है नामवर सिंह। और इसके अलावा जो कविता की जो नई प्रतिमान है उसके जो केंद्र में है वो कौन है, वो है मुक्तिबोध। और इसके अलावा इन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक की भी रचना की है वो है कहानी और नई कहानी। और कहानी में जो नई कहानी है उसमें जो निर्मल वर्मा कृत जो परिंदे कहानी है उसको नामवर सिंह ने नई कहानी आंदोलन की जो पहली जो कृति है उसका दर्जा भी दिया है। तो ये कहानी और फैंटेसी के बारे में नामवर सिंह का वक्तव्य है, कहानी शायद समय की कला है, कहानी शायद समय की कला है, समय के साथ कहानी अनेक प्रकार की कलाएं दिखाती है। कभी बरसों को समेटकर एक क्षण में कभी बरसों को समेटकर एक क्षण में बांध लेती है, कभी क्षण को खोलकर बरसों में फैला देती है, कभी समय के दायरे को तोड़ती है तो कभी टुकड़ों को जोड़कर एक दायरा बनाती है। तो उन्होंने फैंटेसी कहानी और फैंटेसी में नामवर सिंह ने लिखा है, कहानी शायद समय की कला है, समय के साथ कहानी अनेक प्रकार की कलाएं दिखाती है, कभी बरसों को समेटकर एक क्षण में बांध लेती है और कभी क्षण को खोलकर बरसों में फैला देती है, कभी समय के दायरे को तोड़ती है तो कभी टुकड़ों को जोड़कर एक दायरा बनाती है। ये जो कथन है उसका जो लिखने का कारण है वो एक महत्वपूर्ण उद्देश्य रहा है, क्योंकि जो कहानी है वो टॉपिक है वो हमारे टेट में और चयन परीक्षा दोनों में दिया गया और यूजीसी नेट में भी। तो जब भी ऐसे आलोचकों के कथन आते हैं कि कहानी और जो फैंटेसी संबंधित वो कथन है वो किसका है, तो ये जो आलोचकों के जो कथन होते हैं वो हिंदी साहित्य के जो पेपर हैं एग्जाम है उसमें काफी मात्रा में देखने को मिलते हैं। तो एक बार फिर से इस कथन को दोहराते हैं, कहानी शायद समय की कला है, समय के साथ कहानी अनेक प्रकार की कलाएं दिखाती है, कभी बरसों को समेट कर एक क्षण में बांध लेती है, कभी क्षण को खोलकर बरसों में फैला देती है, कभी समय के दायरे को तोड़ती है तो कभी टुकड़ों को जोड़कर एक दायरा बनाती है। आगे बढ़ते हैं हम इस कक्षा में। तो जब भी हम कोई भी कहानी रचना पढ़ते हैं तो उसके लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी होता है कि उसका जो लेखक है या उसका जो कवि है उसका जो बैकग्राउंड है वो क्या है और इसके अलावा उनकी जो प्रमुख जो रचनाएं हैं वो कौन कौन सी हैं। तो कृष्णचंद्र है वो हिंदू और उर्दू भाषा है उसके एक प्रमुख कथाकार रहे हैं और कृष्णचंद्र ने इनकी एक बड़ी महत्वपूर्ण रचना है वो है महालक्ष्मी का समुद्र और आईने के सामने। तो आईने के सामने में उनका एक बड़ा ही महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं, अफसोस इस बात का नहीं है कि मौत बेरहम है, अफसोस इस बात का है कि अस्पताल बेरहम क्यों है।
आईने के सामने में वो लिखते हैं, अपनी बड़ी महत्वपूर्ण कहानी है उनकी आईने के सामने और महालक्ष्मी का समुद्र। तो उसमें आईने के सामने में वो लिखते हैं कि अफसोस इस बात का नहीं है कि मौत बेरहम है, अफसोस इस बात का है कि अस्पताल बेरहम क्यों है। तो ये जो कृष्णचंद्र है वो हिंदी और उर्दू भाषा है उसके एक प्रमुख कथाकार रहे हैं, और इन्होंने जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है उससे भी सम्मानित किया गया। इसके अलावा एक काफी समय तक प्रगतिशील लेखक संघ की जो विचारधारा है उससे जुड़े रहे, और उसका जो प्रभाव है प्रगतिशील लेखक संघ का वो इनके जो कथा साहित्य है वो उसमें नजर भी आता है। यही कारण है कि इनका जो काव्य है उसमें जो प्रगतिशील और जो यथार्थवादिता है वो इनका जो कथा साहित्य है उसमें आपको नजर आएगा। तो प्रगतिशीलता और यथार्थवादिता से ये जुड़े हुए हैं, प्रगतिशीलता और यथार्थता, प्रगतिशीलता शीलता और यथार्थवादिता है वो इनके कथा साहित्य की प्रमुख विशेषता है। प्रगतिशीलता और यथार्थवादिता है वो इनके जो काव्य है उसकी प्रमुख विशेषता है। उसका कारण है क्योंकि प्रगतिशील लेखक संघ है उससे काफी जुड़े रहे। इसके अलावा जो कृष्णचंद्र है उनकी जो कथा साहित्य है उसकी एक और महत्वपूर्ण विशेषता है वो है काव्यात्मक रोमानियत। तो इनका जो काव्य है उसमें आपको काव्यात्मक रोमानियत है उसकी पुष्टि भी नजर आएगी। काव्यात्मक रोमानियत, काव्यात्मक रोमानियत और जो शैली की विविधता है वो इनके कथा साहित्य है उसकी प्रमुख विशेषता है। काव्यात्मक रोमानियत और शैली की विविधता। तो काव्यात्मक रोमानियत और जो शैली की जो विविधता है वो इनके कथा साहित्य में, जो कृष्णचंद्र का जो कथा साहित्य है उसमें आपको भरपूर नजर आएगा। तो प्रगतिशील लेखक संघ से जुड़े हुए हैं, साहित्य अकादमी पुरस्कार से इन्होंने सम्मानित किया गया है, और प्रेमचंद के बाद हिंदी कहानी आंदोलन को नई दिशा देने में जो कृष्णचंद्र है उनका महत्वपूर्ण आंदोलन है। तो प्रेमचंद के बाद कहानी आंदोलन को नया आयाम देने में जो कृष्णचंद्र है उनका बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। अगर इनकी प्रमुख जो उनकी कहानी संग्रह की बात करें तो ये है इनके कहानी संग्रह एक गिरजा एक खंदक, एक गिरजा एक खंदक। और इसके अलावा एक और उनका कहानी संग्रह वो है यूकेलिप्टस की डायरी। तो एक गिरजा एक खंदक और यूकेलिप्टस की डाली है वो इनके प्रमुख कहानी संग्रह हैं। और उपन्यास हैं वो हैं इनके शिकस्त, आसमान रोशन है, सड़क वापस जाती है, जब खेत जागे, कागज की नाव और मेरी यादों के किनारे। शिकस्त, आसमान रोशन है, शिकस्त आसमान रोशन है, सड़क वापस जाती है, जब खेत जागे, कागज की नाव और मेरी यादों के किनारे। और इसके अलावा इनकी दो बड़ी महत्वपूर्ण कहानियां हैं उसको भी याद रखेंगे, और इससे जो प्रश्न है वो बनने की संभावना है वो ज्यादा भी है। वो कहानियां हैं इनकी, एक है महालक्ष्मी का पुल, और दूसरी इनकी एक बड़ी ही महत्वपूर्ण कहानी है वो है आईने के सामने। तो इन रचनाओं के अलावा आप इन दो कहानियों हैं उनका भी ये याद रखेंगे, महालक्ष्मी का पुल और आईने के सामने। इसके अलावा एक गिरजा एक खंदा को यूकेलिप्टस की डाली है वो इनके कहानी संग्रह है। और इनके जो उपन्यास हैं वो हैं शिकस्त, आसमान रोशन है, सड़क वापस जाती है, जब खेत जागे, कागज की नाव और मेरी यादों के किनारे। आगे बढ़ते हम, ये जो आईने के सामने है तो उसमें जो कृष्णचंद्र का जो बड़ी महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं, अफसोस इस बात का नहीं है कि मौत बेरहम है, अफसोस इस बात का है कि अस्पताल बेरहम क्यों है। अफसोस इस बात का नहीं है कि मौत बेरहम है, अफसोस इस बात का है कि अस्पताल बेरहम क्यों। तो जो उनकी जो कहानी है आईने के सामने उसी की ये पंक्तियां हैं। अब है ये जो कहानी है जामुन का पेड़, इसका जो सारांश है वो क्या है और इसमें जो याद रखने वाली बातें हैं वो कौन कौन सी होनी चाहिए। अगर हम इस कहानी का जो सारांश है उसकी अगर हम संक्षेप में चर्चा करें तो एक जो सेक्रेटरीट का लॉन था उसमें एक जो हरा भरा जामुन का पेड़ था। तो एक रात में एक बहुत तेज जो झक्कड़ या जो तूफान सा आता है और वो जामुन का पेड़ है वो गिर जाता है, और उसके जो नीचे होता है एक व्यक्ति है वो दब जाता है। तो सुबह सुबह जब माली आता है तो उसको पता चलता है कि जो जामुन का जो पेड़ है
उसके जो नीचे है एक वो व्यक्ति है वो दबा हुआ है। तो माली है वो दौड़ते दौड़ते वो चपरासी के पास जाता है, चपरासी क्लर्क के पास, और क्लर्क है वो जाते हैं सुप्रीडेंट के पास। इस तरह से धीरे धीरे दोपहर तक है वो लोगों का जमावड़ा है उस तरफ बढ़ता जाता है। अब सवाल उठता है कि जो जामुन का पेड़ है वो उस व्यक्ति पर गिरा है और व्यक्ति है उसके नीचे है वो दबा हुआ है। तो यहीं से जो हास्यव्यंग्य की जो कथा है वो कहानी है वो प्रारंभ होती है। तो उसमें एक क्लर्क है वो बोलता है कि हाँ, कितना जामुन का पेड़ गिर गया, कितना हरा भरा पेड़ था ये। दूसरा क्लर्क बड़ा बोलता है कि इसकी वो जामुन है वो कितने रसदार थे। तीसरा क्लर्क बोलता है कि इसके जो जामुन है वो मैं इसके जो जामुन है इनको झोली भरकर अपने घर ले जाता था और मेरे जो बच्चे हैं वो बड़े चाव से खाते थे। तो यहाँ पर जो अमानवीय संवेदना है वो सरकारी अफसरों में, उसका बड़ा ही जो मार्मिक चित्रण वो किया गया है कि एक व्यक्ति है वो जामुन के पेड़ के नीचे है वो दबा हुआ है, लेकिन उनको ना उस व्यक्ति की चिंता नहीं है, बल्कि वो जामुन है वो कितने फलदायी हैं, कितने रसदार हैं, उसके बच्चे बड़े चाव से खाते थे। तो उन जो क्लर्क हैं उसको इस बात की चिंता है। फिर बाद में वो चपरासी माली बोलते हैं ये सब तो छोड़िए, एक व्यक्ति है वो उसके नीचे दबा हुआ है, इसका कुछ इलाज कीजिए। तब वो बोलते हैं कि कोई दिक्कत नहीं है, 10-5 आदमी और जो चपरासी जो क्लर्क हैं वो मिलकर इस पेड़ को हटा देंगे और इस आदमी को निकाल लेंगे। तो ये प्रोसेस स्टार्ट होती है। लेकिन इसी में जो जो सेक्रेटरीट का जो लोन होता है वहां पर आ जाता है उनका सुप्रीडेंट। वो बोलता है कि अभी अभी इसको नहीं हटाइए, इसकी प्रोसेस है वो बता देते हैं। तो सुप्रीडेंट है वो डिप्टी सेक्रेटरी के पास जाता है, डिप्टी सेक्रेटरी के बाद वो संयुक्त सेक्रेटरी, और इस तरफ धीरे धीरे विभिन्न जो सेक्रेटरी है उसमें जो फाइल है वो आगे बढ़ती जाती है और मंत्री तक वो बात पहुंच जाती है। मंत्री फिर डिप्टी सेक्रेटरी, अपर लेवल के अधिकारी और उन सभी को बताता है और धीरे धीरे जो बात है वो पहुंचती जाती है। इस तरह तक पूरा जो दोपहर है वो निकल जाता है। फिर यहाँ से सवाल होता है कि जो पेड़ है वो कैसे उठाया जाए। तो चूंकि जो पेड़ था वो सेक्रेटरी के लोन में गिरा था तो ये था पूरा व्यापार विभाग का मामला। तो इसमें जो व्यापार विभाग का जो मामला था वो आता सबसे पहले। तो अब चूंकि वो जामुन का पेड़ है तो और जाम जो पेड़ है वो आता है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के अंतर्गत। तो व्यापार विभाग है वो जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है उसको है खत लिखता है कि यहाँ पर जो पेड़ गिर गया है, क्योंकि ये पेड़ का मामला है तो ये हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के अंतर्गत है, आप इस पेड़ को हटाइए। तो काफी निराशा और एक गुस्से भरे तरीके से जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है उनका जवाब आता है कि ये जो डिपार्टमेंट है ये व्यापार जो वाणिज्य विभाग है उसके लोन में गिरा है और इसका जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है उससे कोई भी संबंध नहीं है। फिर वो दोबारा फिर उनको वो बोलते हैं कि नहीं नहीं ये आप ही का मामला है। फिर वो बाद में बोलते हैं कि ये चूंकि ये पेड़ का मामला है और पेड़ भी वो हरा भरा है, वो फलदार वाला पेड़ है, तो और ये पूरा जो डिपार्टमेंट है वो किसके अंतर्गत जाएगा, तो वो एग्रीकल्चर से वो उसको एग्रीकल्चर जो डिपार्टमेंट है उसको उससे ये आगे बढ़ा के एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से उसको आगे बढ़ा देते हैं, वो कर देते हैं हॉर्टिकल्चर की तरफ। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है उसका तर्क था कि जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है वो अनाज और खेती बाड़ी के जो मामले हैं उनको देखता है, और चूंकि ये फलदार वृक्ष का मामला है तो ये जाएगा अपने हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के अंतर्गत। फिर हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट का जो सेक्रेटरीट होता है वो काफी जो साहित्य प्रेमी वो होता है, वो बड़े उसमें वो लिखता है पत्र कि आजकल जबकि पेड़ बचाओ का जो नारा है स्कीम है वो काफी बड़ी तरीके से आगे बढ़ाई जा रही है। उसमें एक जो पेड़ है वो गिर गया है और उसको जो पेड़ को वो काट दिया जाए, वो क्यों काट दिया जाए, जबकि पेड़ है वो एक उसमें जामुन लगे हुए हैं और उसके जो जामुन है वो बच्चे और जो वहाँ के लोग हैं वो उसको बड़े चाव से खाते हैं। अतः इसको नहीं काट दिया जाएगा और इसका जो कोई दूसरा उपाय है वो सोचा जाएगा। तो वहीं पर कुछ लोग बैठे होते हैं तो एक मनचाला व्यक्ति है वो बोलता है कि कोई दिक्कत नहीं है, ये जो पेड़ है और आदमी इसमें दोनों तरफ से लेटा हुआ है तो इसको बीच से काट देंगे आदमी को। तो आदमी है वो दो फार है उसमें अलग अलग हो जाएगा। तो जब आदमी दो भागों में बट जाएगा तो उस तो दूसरा आदमी है वो बोलता है इससे तो वो आदमी है वो मर ही जाएगा। वो बोलता है कि नहीं, आजकल हमारा जो चिकित्सा प्रणाली है ना वो काफी आगे बढ़ गई है, उसमें प्लास्टिक सर्जरी के माध्यम से हम इसको फिर वापस है वो जोड़ देंगे। तो फिर इस बात पे पहुंच जाती, फिर मामला पहुंच जाता है मेडिकल डिपार्टमेंट के अंतर्गत। तो हॉर्टिकल्चर से आगे बढ़ के ये पहुंच जाता है मेडिकल मामले में। तो मेडिकल डिपार्टमेंट का जो बहुत ही खतरनाक जो प्लास्टिक सर्जन होते हैं जो कि खुरापाती बुद्धि वाले होते हैं उनको वहां पर भेजा जाता है।
तो वो पूरा उसकी जो नाड़ी वगैरह रक्त वगैरह सब चेक करते हैं कि ये बिल्कुल व्यक्ति है, इसकी प्लास्टिक सर्जरी हो जाएगी। तो वो बोलते हैं कि इसकी प्लास्टिक सर्जरी तो हो जाएगी, सब कुछ होगा, लेकिन एक व्यक्ति है वो बच नहीं पाएगा। तो फिर उस प्लान को है वो कैंसिल कर दिया जाता है, और इसी तरीके से जो फाइल है, वो क्रिया है, वो धीरे धीरे वो चलती रहती है। और इसी में वो माली है वो उसके पास आता है, व्यक्ति के पास। तो वो माली बोलता है कि जब तक आप है वो कुछ वो खिचड़ी वगैरह वो खा लीजिए। तो वो बोलता है कि ये तो माना कि तगाफल ना करोगे, लेकिन हम खाक हो जाएंगे तुम्हारी खबर होने तक। तो उसमें जो व्यक्ति है वो अंदर जो दबाव होता है वो बोलता है कि ये तो माना कि तगाफुल ना करोगे, लेकिन हम खाक हो जाएंगे तुम्हारे खबर होने तक। तो वो माली बोलता है कि आप क्या कोई शायर या कवि हो? तो वो बोलते हैं कि हाँ मैं शायर या कवि हूँ। तो धीरे धीरे वो सभी को जो माली है वो चपरासी क्लर्क तक पहुंचती हुई बात वो पहुंच जाती है, वो सेक्रेटरी तक। सेक्रेटरी है तो वो उसके पास आता है कि आप उसके वो है। तो धीरे धीरे वो दोपहर में जितने भी शहर के वो साहित्य और जो शायर और जो कवि प्रेम कविता प्रेमी है वो सब उसके पास आसपास जुट जाते हैं, और उसको जो कविताएं उन्होंने जो लिखी है वो सुनाने लगते हैं। और साथ ही जो कविताओं पर आलोचना करने के लिए है वो उस करने के लिए भी कहते हैं। तो ये पूरा तामझाम है वो चलता रहता है। तो फिर बाद में पता चलता है कि अरे दबा हुआ व्यक्ति तो शायर है, तो ये तो कोई मतलब कि मेडिकल डिपार्टमेंट का मामला ही नहीं हुआ। तो ये मामला पहुंच जाता है कल्चर डिपार्टमेंट के अंतर्गत। चूंकि शायर का मामला है, कवि का मामला है, तो ये पहुंच जाता है अपना कल्चर डिपार्टमेंट के अंतर्गत। कल्चर डिपार्टमेंट के अंतर्गत विभिन्न अंतर्गत जो फाइल है वो आगे बढ़ती रहती है, और अंततः कल्चर डिपार्टमेंट से आगे बढ़कर ये मामला पहुंच जाता है, जो कल्चर डिपार्टमेंट से आगे बढ़ जाता है वो पहुंच जाता है साहित्य अकादमी विभाग तक। तो जो साहित्य अकादमी विभाग के जो डायरेक्टर हैं वो शायर के पास पहुंच जाते हैं, और शायर के पास पहुंच के वो तुरंत ही उसका वो इंटरव्यू है वो लेना स्टार्ट कर देते हैं। वे पूछ वे बोलते हैं कि आप है वो क्या है? तो वो बोलता है कि आप किस उपनाम से लिखते हैं? तो वो बोलता है कि मैं उस उपनाम है उससे लिखता हूँ। तो वो बोलता है कि वो जो ओस का फूल है जो जिसका गद्य संग्रह, आप वो शायर? वो बोलता है कि हाँ मैं ही हूँ। तो वो बोलते हैं कि इतना गुमनाम व्यक्ति है, वो इतना इसमें पेड़ के नीचे गुमनामी की जिंदगी जी रहा है, और आपने हमारी जो साहित्य अकादमी है उसकी सदस्यता है वो ली है कि नहीं ली है? वो शायर बोलता है कि अभी तक मैंने वो साहित्य अकादमी की आपकी जो सदस्यता वो नहीं ली है। तो वो बोलता है कि अरे आप बताइए, आप इतने बड़े शायर हैं, इतनी गुमनामी की जिंदगी जी रहे हैं, और आपने अभी तक हमारी जो साहित्य अकादमी है उसकी जो वो है वो नहीं ली है। तो फिर वो बढ़ता है, तो वो बोलता है कि मैं तुरंत ही ये जो पत्र है वो लिखता हूँ साहित्य अकादमी के पास, और वो आपको तुरंत ही जो वो है इसकी जो सदस्यता है वो दिलवा देंगे। तो जो साहित्य अकादमी का जो डायरेक्टर है वो दौड़ता दौड़ता उसके पास आता है, और उसके हाथ में प्रमाण पत्र पकड़ा देता है कि आपको केंद्रीय विभाग की तरफ से जो साहित्य अकादमी की जो वो है सदस्यता वो मिल गई है। वो बोलते हैं कि सदस्यता तो छोड़िए, आप पहले मुझको यहाँ से निकलवाने का प्रयास कीजिए। तो वो बोलता है कि यहाँ से निकलवाने की जो जिम्मेदारी है वो तो मेरे पास नहीं है, जो मेरे हाथों में वो मैं कर सकता हूँ। और फिर वो बोलता है कि अगर आप मान लीजिए कि मर गए, अगर आप मर गए तो आपकी जो अगर पत्नी वगैरह भी होगी ना तो उसको जो वजीफा है वो भी मैं दिलवा दूंगा, बस यहाँ से मैं आपको निकलवाने का प्रयास है वो मेरे हाथों में नहीं है। तो वो बोलता है कि आप मेरे मरने की चिंता तो पहले छोड़िए, पहले आप मुझे ये वाला जो काम है वो करिए। तो धीरे धीरे वो बोलता है कि ये जो काम है ये कल्चर और जो साहित्य अकादमी विभाग है उसके अंतर्गत नहीं है, क्योंकि जो साहित्य अकादमी का जो विभाग है वो उसका जो काम है वो है कागज और कलम का, और ये जो पेड़ का मामला है ये है आरी वगैरह का, आरी और तलवार का। तो वो बोलते हैं ये कि कागज और कलम का मामला नहीं है, ये आरी और है उसका मामला है। तो ये विभाग है वो अंतर्गत जाएगा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंतर्गत। तो वो बोलते हैं कि आप फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उसको ये खबर पहुंचाइए। तो एक खबर धीरे धीरे फैला के बढ़ती बढ़ती पहुंच जाती है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंतर्गत। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले लोग हैं वो बिल्कुल आरी और जो तलवार वगैरह उसको लेने के लिए दौड़ चलते हैं, लेकिन तुरंत ही उनको विदेश विभाग है वो उनको रोक लेता है। तुरंत ही उनको जो विदेश विभाग है वो रोक लेता है। विदेश विभाग है वो क्यों रोक लेता है उनको? विदेश विभाग है वो इसलिए रोक लेता है क्योंकि जो सेक्रेटरी के लोन में जो पेड़ गिरा था वो आज से 10 वर्ष पहले जो पिटोनिया के जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने बड़े चाव से लगाया था उसको। अगर मान लो अगर ये पेड़ काट दिया जाएगा तो पिटोनिया का जो राज्य के प्रधानमंत्री है उनका जो देश है उनको बुरा लग जाएगा, और इससे हमारे जो संबंध है दोनों राज्यों के जो संबंध है वो खराब हो जाएंगे। तो उसमें एक दूसरा क्लर्क बोलता है कि अगर ऐसे संबंध तो खराब हो जाएंगे लेकिन एक व्यक्ति वो मर जाएगा वो क्या? तो वो बोलते हैं कि व्यक्ति को मर जाने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, दो राज्यों के जो संबंध है उसमें अगर एक व्यक्ति का अगर बलिदान हो जाए तो कोई इतना ज्यादा टेंशन मत लीजिए आप। तो वो बोलते हैं कि इतना टेंशन मत लीजिए, लेकिन हमारे जो संबंध है वो जरूरी है। तो इस तरीके से जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के जो लोग होते हैं वो वहां पर रुक जाते हैं, और विदेश विभाग वाला रोक लेता है।
फिर वो बोलते हैं कि विदेश विभाग का मामला है, 2 राज्यों को उन्होंने 10 साल पहले वो पेड़ को लगाया था और उनके साथ हमारे अच्छा संबंध है, पिटोनिया राज्य वो हमको काफी सहायता भी देता है। तो धीरे धीरे ये जो फाइल है वो पहुंच जाती है प्रधानमंत्री ऑफिस में, प्रधानमंत्री के पास। प्रधानमंत्री है चूंकि विदेश में गई होती हैं, वो वापस आते हैं 5 बजे, उनकी जो मीटिंग है विदेश विभाग की वो आती है और प्रधानमंत्री से उसका जवाब आता है कि आप है वो पिटोनिया राज्य है, उसका जो अंतर्राष्ट्रीय मामला है उसकी आप चिंता मत कीजिए, जो पेड़ है आप उसको निकलवाइए और एक व्यक्ति की जिंदगी है वो जरूरी है। इस तरीके से माली है वो उसके पास आता है, वो बोलता है कि अब आपकी फाइल है वो पूर्ण हो चुकी है और आपको वो जल्द ही वो इस पेड़ से निकाल लिया जाएगा। लेकिन पता चलता है कि उसकी जो नारी है वो ठंडी हो चुकी होती है और उसके जो हृदय वगैरह में कोई धड़कन नहीं होती है। इस तरीके से उसकी जो जिंदगी की जो फाइल है वो मुकम्मल या जो पूर्ण है वो हो चुकी होती है। तो ये जो कहानियों जो सारांश है इसके माध्यम से जो अफसरशाही है और उसकी जो लाल फीताशाही है और फाइल है वो किस तरीके से इधर उधर घूमती रहती है और उसमें जो टाइम है वो बढ़ता जाता है, तो उसका वो बड़ा ही जो लाल फीताशाही है उसका जो मार्मिक व्यंग है उस वो किया गया। और इसके साथ ही इसमें जो अफसरों की जो अमानवीयता और जो संवेदनहीनता है उसका भी चित्रण किया जाता है, क्योंकि उनका जो जामुन का पेड़ है उसके जो रसदार जो फल है और उसकी जो खाने है उसकी चिंता है, लेकिन जो पेड़ है जो व्यक्ति है वो पेड़ के नीचे दबा हुआ है उसकी वो कोई चिंता है वो नजर नहीं आती है। तो ये तो रहा सारांश। सारांश को पढ़ते हुए मजा तो आएगा, लेकिन वहां से जो फैक्चुअल जो प्रश्न है जो एग्जाम में बनते हैं वो कवर करना जरूरी होता है, क्योंकि जब भी कोई सारांश वगैरह होता है जो कहानी पढ़ती है तो मैं हमारे पास उसमें जो महत्वपूर्ण बातें होती है, जो महत्वपूर्ण जो तथ्य होते हैं वहां से जो प्रश्न है वो बनने की है वो सबसे ज्यादा संभावना रहती है। तो अगर उसमें अगर हम याद रखने वाली बातें करेंगे तो सबसे पहले तो वो आपसे पूछा जा सकता है कि जो जामुन का पेड़ जो कहानी है वो क्या कहानी है, तो वो जामुन का पेड़ जो कहानी है वो एक हास्य व्यंग विधा है वो है। उसके अलावा इसमें जो विभिन्न प्रकार के जो डिपार्टमेंट और जो विभाग आते हैं वो आपसे उनका जो क्रम और जो सिक्वेंस है वो लगाने के लिए बोल सकता है। तो इसमें जो सबसे पहले जो विभाग आएगा वो व्यापार विभाग, फिर एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, मेडिकल डिपार्टमेंट, कल्चर में साहित्य अकादमी, फिर फॉरेस्ट और अंत में आता विदेश विभाग। जब भी एग्जामिनर है वो टफ क्वेश्चन बनाएगा तो आपसे जो विभिन्न है जो क्रम है वो विभागों का वो भी लगाने के लिए वो आपसे है बोल सकता है। तो विभिन्न विभागों का जो क्रम है वो कहानी में आया है, उसका जो क्रम है वो आप उसको याद रखेंगे। व्यापार विभाग, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, मेडिकल, कल्चर में फिर वो पूछ सकता है कल्चर में किस अकादमी के अंतर्गत वो विभाग आता है, तो साहित्य अकादमी, फॉरेस्ट और फिर उसके बाद अंततः वो मामला आता है विदेश विभाग और प्रधानमंत्री के पास है वो मामला है वो पहुंचता है। अब है उसमें याद रखने वाली बात है, तो याद रखने वाली बातों में आप एक बात तो याद रखेंगे, उसमें एक रखेंगे कि उसमें जो पिटोनिया के जो प्रधानमंत्री हैं उसकी चर्चा की गई है। पिटोनिया के प्रधानमंत्री, तो जो सेक्रेटरी के लॉन में जो पेड़ लगाया गया था वो लगाया था पिटोनिया के प्रधानमंत्री ने, और वो पेड़ लगाया गया था आज से 10 वर्ष पूर्व। तो पिटोनिया के प्रधानमंत्री ने वो जामुन का पेड़ है वो लगाया था और आज से वो 10 वर्ष पूर्व है वो उन्होंने वो पेड़ लगाया था। फिर है कि सबसे पहले जो व्यक्ति वो आदमी है वो दबा हुआ तो उसको सबसे पहले किसने देखा था, तो उसको सबसे पहले देखा था माली ने। सबसे पहले देखा माली ने उसे, ये भी याद रखने वाली बात है, वो पूछा जा सकता है कि सबसे पहले जो व्यक्ति है उसे किसने देखा था, तो वो है माली। और जो पेड़ है जो व्यक्ति है वो पेड़ के नीचे दबा हुआ वो किस उपनाम से सुशोभित था, तो वो था ओस उपनाम से। और उसका एक गद्य संग्रह भी निकल चुका था, ओस के फूल। तो ओस है उसका उपनाम और ओस के फूल के नाम से उसका गद्य संग्रह है वो निकल चुका था, गद्य संग्रह। तो वो ओस है वो उपनाम है उसका और गद्य संग्रह था उसका ओस उपना ओस के फूल। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है जो जामुन का पेड़ जो कहानी है उसमें जो व्यक्ति दबा हुआ था वो किस उपनाम से सुशोभित था, तो वो था ओस उपनाम से और उसका गद्य संग्रह का नाम था ओस के फूल। पिटोनिया के प्रधानमंत्री ने 10 वर्ष पहले वो जामुन का पेड़ लगाया था, सबसे पहले उसे देखा था माली ने, ओस उपनाम और ओस के फूल गद्य संग्रह। इसके अलावा उसमें एक जो शेर है वो आता है, ये तो माना कि तगाफुल ना करोगे लेकिन हम खाक हो जाएंगे तुम तक खबर होने तक।
तो ये जो शेर है वो है मिर्जा गालिब का शेर। इसको भी याद रखने वाली बात है कि ये तो माना कि तगाफुल ना करोगे लेकिन हम खाक हो जाएंगे तुम्हारी खबर होने तक। ये जो शेर आता है कहानी में वो आता है मिर्जा गालिब का। तो याद रखने वाली बातों में ये वाला महत्वपूर्ण है। एक पटौनिया का प्रधानमंत्री 10 वर्ष पूर्व सबसे पहले देखा माली ने ओस उपनाम से, और ओस के फूल है वो है उसका गद्य संग्रह। और इसके अलावा इसमें जो प्लास्टिक सर्जरी है उसका भी उल्लेख किया गया है। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि इसमें जो प्लास्टिक सर्जरी है उसका भी उल्लेख आता है। प्लास्टिक सर्जरी जो तकनीक है उसका भी उल्लेख इस कहानी में आता है। आगे बढ़ते हैं हम। अगर जब भी हम कोई कहानी पढ़ते हैं तो उसके जो पात्र हैं उससे प्रश्न बनने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। इसमें अगर हम प्रमुख पात्रों की अगर चर्चा करेंगे तो इसमें कोई वैसा नाम वगैरह नहीं आता। इसमें केवल शायर का नाम आता है, वो है ओस के नाम से वो सुशोभित था और उसके फूले उसका गद्य संग्रह था। इसके अलावा इसमें अगर हम पात्र देखेंगे तो एक पात्र है इसमें माली। ये बड़ा ही नेक व्यक्ति को था और उसके पास है, और उसको जो सांत्वना जो देने का काम है, उसको जो खिचड़ी वगैरह जो खिलाने का काम है वो माली के द्वारा ही करता है। इसके अलावा इसमें है चपरासी। तत्पश्चात आती है क्लर्क, सेक्रेटरी और सुप्रीडेंट। तो माली, चपरासी, क्लर्क, सेक्रेटरी और जो सुप्रीडेंट है इत्यादि जो पात्रों का जो उल्लेख है वो इस कहानी में किया है। और ये जो कहानी वो हास्य व्यंग्यात्मक और संवाद रूप है उसमें बढ़ती है। तो उसमें जो माली बोलते हैं कि बेचारा जामुन का पेड़ कितना फलदार पेड़ था, तो दूसरा जो क्लर्क है वो बोलता है कि हाँ वो ये जो पेड़ है इसके जो जामुन के पेड़ थे वो बड़े अच्छे थे। और तीसरा जो क्लर्क है वो बोलता है कि मैं इसकी जो जामुन है वो झोली भरकर घर पर ले जाता था और मेरे बच्चे बड़े इसे चाव से खाते थे। तो ये जो पात्र है माली, चपरासी, क्लर्क, सेक्रेटरी और सुप्रीडेंट। फिर सबसे महत्वपूर्ण जो बात आती है वो आती है प्रमुख उद्धरणों की। तो आपसे पेपर में विभिन्न हमारे में जो कथा साहित्य की वो है रचनाएं लगी हुई हैं, तो नाटक निबंध भी लगे हुए हैं, रिपोर्टाज आत्मकथा वो भी लगी हुई है सिलेबस में। तो वहां से आपसे पूछेंगे कि उद्धरण कि जो प्रमुख उद्धरण है, जो की पॉइंट है, जो उद्धरण है वो कौन कौन से हैं। और फिर से आपसे पूछ लिया जाएगा जो उद्धरण है वो किस कहानी से और जो किस विधा है और जो किस कृति है उससे लिया गया है। तो मैंने यहाँ पर जो प्रमुख उद्धरण है वो छांट लिए हैं। तो उसमें जो प्रमुख उद्धरण है तो वो सबसे पहले जो इस कहानी की जो शुरुआत होती है वो होती है इससे। रात को बड़े जोड़ का झक्कड़ चला, सेक्रेटरीट के लॉन में जामुन का एक पेड़ गिर पड़ा। सवेरे को जब माली ने, मैंने आपसे उल्लेख किया था, सबसे पहले देखता है माली ने देखा तो उसे पता चला कि पेड़ के नीचे है वो एक आदमी है वो दबा पड़ा है। तो ये जो कहानी है जामुन का पेड़, इसकी जो शुरुआत होती है वो यहीं से होती है। रात को बड़े जोड़ का झक्कड़ चला, सेक्रेटरीट के लोन में जामुन का एक पेड़ गिर पड़ा। सवेरे को जब माली ने देखा तो उसे पता चला कि पेड़ के नीचे एक आदमी दबा पड़ा है। फिर जब दूसरी लाइन है इसमें वो है माली दौड़ा दौड़ा चपरासी के पास गया। तो माली सबसे पहले किसके पास जाता है, वो जाता है चपरासी के पास। चपरासी के बाद चपरासी दौड़ा दौड़ा किसके पास गया, क्लर्क के पास। क्लर्क दौड़ा दौड़ा किसके पास गया, सुप्रीडेंट के पास। और जो सुप्रीडेंट है वो दौड़ा दौड़ा बाहर लॉन में आया और मिनटों में गिरे हुए पेड़ के नीचे दबे हुए आदमियों के जो चारों ओर जो भीड़ है वो इकट्ठा हो गई। तो इसका पहला उद्धरण है वो है रात को बड़े जोड़ का झक्कड़ चला, सेक्रेटरीट के लॉन में जामुन का एक पेड़ गिर पड़ा। सवेरे को जब माली ने देखा तो उसे पता चला कि पेड़ के नीचे जो एक आदमी है वो दबा पड़ा है। फिर माली दौड़ा दौड़ा चपरासी के पास गया, चपरासी दौड़ा दौड़ा क्लर्क के पास गया। तो इस तरीके से इसका जो क्रम बनेगा चपरासी, फिर है क्लर्क, माली, चपरासी और क्लर्क है वो है सुप्रीडेंट। ये क्रम भी आपसे पूछा जा सकता है। माली किससे कहेगा, चपरासी से, चपरासी क्लर्क से और क्लर्क है वो सुप्रीडेंट से। और वो फिर वापस बाहर आता है। फिर ये जो क्लर्क है, जो क्लर्कों की जो आपस में बातचीत है वो है। तो इसमें जो मानवीय जो संवेदनहीनता है उसका जो चित्रण है वो इन तीनों जो वो है उसमें किया गया है। मानवीय संवेदनहीनता,
क्योंकि उसके जो पेड़ है, जामुन का पेड़ है, उसके जो नीचे है वो व्यक्ति है वो दबा हुआ है, तो उन्हें उसके बाद की चिंता नहीं है, जो व्यक्ति है उसका हम हालचाल जान ले, उसको बाहर निकाल ले, लेकिन उनको जो जामुनों का पेड़ है उसकी चिंता है कि जो जो पेड़ है वो गिर गया है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि जामुनों का पेड़ जो कहानी है उसका जो उद्देश्य है वो क्या है, तो उसमें मानवीय संवेदनहीनता पर व्यंग किया गया, तो ये ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। मानवीय जो असंवेदनहीनता है, जो मानवीय जो संवेदनहीनता है उस पर जो व्यंग है वो इसमें किया गया है। और इसके अलावा जो लाल फीतासाई उसका जिक्र वो मैंने आपसे शुरुआत में ही किया था। तो बेचारा जामुनों का पेड़ कितना फलदार था, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कथन किसका, बेचारा जामुनों का पेड़ कितना फलदार था, तो ये क्लर्क को बोलता है। फिर दूसरा है इसकी जामुने कितनी रसीली होती थी, ये बात बोलता है दूसरा क्लर्क। जब वो बोलता है कि बेचारा जामुन का पेड़ कितना फलदार है, तो दूसरे को भी याद आ गई क्लर्क को कि इसकी जो जामुन है वो कितनी रसीली होती है। फिर तीसरे क्लर्क को भी कुछ याद आता है, वो लगभग इनसे आगे बढ़ जाता है, रोआसा होकर बोलता है, मैं फलों के मौसम में झोली भरकर ले जाता था, मेरे बच्चे इसकी जामुने कितनी खुशी से खाते थे। मैं फलों के मौसम में झोली भरकर ले जाता था, मेरे बच्चे इसकी जामुने कितनी झोली से खा। तीसरा, मगर ये आदमी फिर लेकिन माली है उसको चिंता होती है, वो जो आदमी है उसकी दबा हुआ है, तो वो बोलता मगर ये आदमी, माली ने दबे हुए स्वर में बोला कि आदमी की तरफ इशारा किया। फिर है पेड़ को हटाकर इसे जल्दी से निकाल लेना चाहिए, माली ने सुझाव दिया है ऐसा, पेड़ को हटाकर इसे जल्दी से निकाल लेना चाहिए, मुश्किल मालूम होता है, एक सुस्त कामचोर और मोटा चपरासी बूढ़ा, पेड़ का तना बहुत भारी और वजनी है। फिर इसके बाद इसमें जो लाल पीठाशाही है उसका का जो व्यंग है वो आपको नजर आएगा। लाल पीठाशाही पर जो व्यंग है वो किस प्रकार है, जो सेक्रेटरीट है वो दौड़ता दौड़ता जो विभिन्न प्रकार के डिप्टी जो संयुक्त सचिव, अपर सचिव और मंत्री है उसके पास जाता है, और ये फाइल है वो आगे बढ़ती जाती है। मंत्री फिर उनसे वो अलग रिवर्स में जवाब देता है, और आगे इस तरीके से जो पूरा जो दिन है, जो आधा दिन है वो इसमें गुजर जाता है। सुप्रीडेंट है वो अंडर सेक्रेटरी के पास गया, सुप्रीडेंट अंडर सेक्रेटरी के पास गया, अंडर सेक्रेटरी जाता है डिप्टी सेक्रेटरी के पास, और डिप्टी सेक्रेटरी जाता है जॉइंट सेक्रेटरी के पास, जॉइंट सेक्रेटरी जाता है चीफ सेक्रेटरी के पास, चीफ सेक्रेटरी जाता है मिनिस्टर के पास, अंत में जाके मिनिस्टर है फिर जवाब देता है। मिनिस्टर ने फिर रिवर्स होगा, मिनिस्टर ने चीफ सेक्रेटरी से कुछ कहा, चीफ सेक्रेटरी ने जॉइंट सेक्रेटरी से कुछ कहा, जॉइंट सेक्रेटरी ने डिप्टी सेक्रेटरी से कुछ कहा, डिप्टी सेक्रेटरी ने अंडर सेक्रेटरी से कुछ कहा, और जो फाइल है वो चलती रही, और इसी में जो आधा दिन है वो बीत गया। तो किस तरीके से जो फाइल है वो आगे बढ़ती है वो सरकारी ऑफिसों में, तो उसका जो विवरण है वो उसमें दिया गया कि जो फाइल है वो चलती रही, और इसी में है वो जो आधा जो दिन है वो बीत गया। तो इस तरीके से सुप्रीडेंट वो अंडर सेक्रेटरी के पास जाता है, अंडर सेक्रेटरी से डिप्टी सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी से जॉइंट सेक्रेटरी, और जॉइंट सेक्रेटरी से चीफ, चीफ से जाता है मिनिस्टर के पास, फिर मिनिस्टर वापस में रिवर्स है वो उस चीज को करता है। दूसरे दिन भी फाइल है वो चलती रही, उस दिन से भी मामला कंप्लीट नहीं हुआ, दूसरे दिन भी फाइल चलती रही, शाम को जवाब आ गया, हम इस मामले को हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के अंतर्गत कर रहे हैं। तो जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है वो बोलता है कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से ये अंतर्गत ये भाग नहीं आता है, क्योंकि हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के अंतर्गत अनाज अनाज और खेतीबाड़ी आते हैं, जबकि ये पेड़ का मामला है वो भी जो फलदार पेड़ है उसका मामला है, अतः ये जो पूरा मामला वो जाएगा हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के अंतर्गत। तो दूसरे दिन फाइल चली जाती है, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के हवाले कर रहे हैं, क्योंकि यह एक फलदार पेड़ का मामला है, और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है वो अनाज और खेतीबाड़ी के मामलों में फैसला करने का हकदार है। जामुन का पेड़ चूंकि एक फलदार पेड़ है, इसलिए ये पेड़ हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है उसके अंतर्गत है वो आता है। फिर माली ने दबे हुए आदमी से कहा कि तुम्हारी जो फाइल है वो चल रही है, इस तरीके से ऑफिसों में जो फाइल है वो सरकारी ऑफिस है उसमें वो फाइल है वो चलती रहती है, तो वो उसको सांत्वना देता, दिलासा देता है माली ने कि जो तुम्हारी फाइल है वो चल रही है, उम्मीद है कि कल तक उस पर जो फैसला है वो हो जाएगा। माली ने फिर कहा कि तुम्हारा यहाँ कोई बारिश है तो मुझे उसका अता पता बता दो, मैं उन्हें खबर देने की कोशिश करूंगा। तो उसमें जो व्यक्ति जो दबा हुआ जो आदमी है उसने बड़ी मुश्किल से कहा कि मेरा कोई भी अता पता नहीं है, ना कोई मेरे घर परिवार में मैं हूँ, वो कौन है, मैं लावारिस हूँ। तो माली ने दबे हुए आदमी से कहा कि तुम्हारी फाइल है वो चल रही है, उम्मीद है कल तक फैसला हो जाएगा। माली ने फिर कहा कि तुम्हारा यहाँ कोई बारिश है तो मुझे उसका अता पता बताओ, मैं उन्हें खबर देने की कोशिश करूंगा। वो बोलता है कि मैं लावारिस हूँ। फिर आगे है
हॉर्टिकल्चर जो डिपार्टमेंट है, जब वो फाइल है वो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के पास पहुंच जाती है, तो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट का जो सेक्रेटरी वो शायद प्रेमी होता है। तब वो बोलता है कि आजकल जो पेड़ चलाने की जो मुहिम है, पेड़ बचाने की जो मुहिम, पेड़ लगाने की जो स्कीम है, वो काफी जोर शोर से चल रही है। और ऐसे में यहाँ पे जो एक पेड़ है उसको कटवाने का कह रहे हैं, ये कितनी शर्म की बात है। वो भी एक फलदार पेड़ जिसका जो जामुन है वो लोग बड़े हैं वो चाव से खाते हैं। तो उसी का जिक्र है वो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी, साहित्य आदमी, प्रेमी आदमी जान पड़ता था। उसने लिखा था, आश्चर्य है इस समय हम लोग पेड़ लगाओ स्कीम। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि जो जामुन का पेड़ जो कहानी है उसमें कौन सी स्कीम की चर्चा की गई है? तो वो की गई है पेड़ लगाओ स्कीम। यहीं पर आपसे विकल्प बनाए देंगे, पेड़ लगाओ, पेड़ जोड़ो, पेड़ हटाओ स्कीम। तो वो नहीं है, वो है पेड़ लगाओ स्कीम। ऊंचे स्तर पर चला रहे हैं। हमारे देश में ऐसे सरकारी अफसर मौजूद हैं जो पेड़ों को काटने का सुझाव देते हैं, और वह भी एक फलदार पेड़ को, और वह भी जामुन के पेड़ को जिसके फल जनता बड़े चाव से खाती है। हमारा विभाग किसी भी हालत में ऐसे फलदार वृक्ष को काटने की जो इजाजत है वो नहीं दे सकता। फिर अब क्या किया जाए? तो इस पर एक वो वहां पर मंचला होता है, वो होता है कि अगर पेड़ नहीं काटा जा सकता है तो इस आदमी को ही दो भागों में जो काट कर है वो निकाल लिया जाए। तो वो मंचला है, तो वो बोलता है कि अगर मान लो अगर पेड़ नहीं कट पा रहा है तो इसमें जो आदमी है उसी को दो हिस्सों में काट कर है वो निकाल दिया जाएगा। फिर आगे है, यह देखिए उस आदमी ने इशारे से बताया। अगर इस आदमी को ठीक बीच में से, तो वो पूरा उसकी जो क्रोनोलॉजी है और किस तरीके से आदमी को काटा जाएगा तो वो बताता है। ये देखिए उस आदमी ने इशारे से बताया, अगर इस आदमी को ठीक बीच में से यानी धड़ से काटा जाए, वो आधा आदमी इधर से निकल जाएगा, आधा आदमी उधर से बाहर आ जाएगा, पेड़ है वो वहां का वहीं है वो रह जाएगा। आप नहीं जानते, मैंने आपसे उल्लेख भी किया था कि इस कहानी में जो प्लास्टिक सर्जरी जो तकनीक है उसका उल्लेख भी आता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि जो जामुन का पेड़ कहानी में है वो किसका जिक्र आता है, तो वो आता है प्लास्टिक सर्जरी का। आप जानते हैं कि प्लास्टिक सर्जरी कितनी उन्नति कर चुकी है। मैं तो समझता हूं कि अगर इस आदमी को बीच में से काट कर निकाल लिया जाए तो प्लास्टिक सर्जरी से धड़ से इस आदमी के फिर से जोड़ा जा सकता है। तो एक मंचला है, वो आदमी इशारे से बोलता है, अगर इस आदमी को ठीक बीच में से यानी धड़ से काटा जाएगा तो वह आदमी है वो इधर से निकल जाएगा, आधा आदमी उधर से बाहर आ जाएगा, और वह पेड़ है वो वहां का वहीं है वो रहेगा। आप जानते हैं कि आजकल प्लास्टिक सर्जरी कितनी उन्नति कर चुकी है। मैं तो समझता हूँ कि अगर इस आदमी को बीच में से काट कर निकाल लिया तो प्लास्टिक सर्जरी का धड़ से स्थान इस आदमी को फिर से जो जोड़ा है वो जा सकता है। फिर अब वो दबा हुआ आदमी है, मैंने बोला था इसमें जो पंक्तियां आती हैं कि ये तो माना कि तगाफुल ना करोगे लेकिन हम खाक हो जाएंगे तुम तक खबर होने तक। और ये जो शेर है वो है मिर्जा गालिब का। आपसे ये भी पूछा जा सकता है इसमें जो शेर है वो किसका है, तो वो है मिर्जा गालिब का। तो ये उनका शेर है मिर्जा गालिब का। वो शायर है, वो उसमें दबता है, वो बोलता है, यह तो माना कि तगाफुल ना करोगे लेकिन हम खाक हो जाएंगे तुम तक खबर होने तक। फिर उसके बाद आता है कि आश्चर्य है, सेक्रेटरी जोर से चीखा, इतना बड़ा कवि ओस के फूल। तो उसका जो गद्य संग्रह का जो लेखक है, गद्य संग्रह है, उसका जो नाम है वो है ओस के फूल का लेखक, और हमारी अकादमी का मेंबर नहीं है। उफ, कैसी भूल हो गई, कितना बड़ा कवि है और कैसी अंधेरी गुमनामी में दबा पड़ा है। तो वो बोलता है कि उसको इस बात की चिंता नहीं कि बेचारा वो आदमी मर रहा है वो नीचे पेड़ के नीचे, तो वो नहीं, वो बोलता है कि इतना बड़ा कवि को लेकर वो, और हमारी जो आदमी वो गुमनामी की जिंदगी जी रहा है, और ये हमारी जो अकादमी है उसका मेंबर नहीं है। तो ये तो माना कि तगाफुल, तो दबा हुआ आदमी एक आह बकर धीरे बोलता है कि ये तो माना कि तगाफुल ना करोगे लेकिन हम खाक हो जाएंगे तुम तक खबर होने तक। ये जो शेर है वो है मिर्जा गालिब का इस कहानी में। फिर आश्चर्य है, सेक्रेटरी जोर से चीखा, इतना बड़ा कवि घोष के फूल का लेखक और हमारी अकादमी का मेंबर नहीं है। उफ, कैसी भूल हो गई, कितना बड़ा कवि और कैसी अंधेरी गुमनामी में पड़ा है। तो वो जो पेड़ जाम जो व्यक्ति है वो जामुन के पेड़ के नीचे दबा हुआ था, वो बोलता है कि गुमनामी में नहीं, एक पेड़ के नीचे दबा हूं, कृपया मुझे इस पेड़ के नीचे से निकालिए। वो बोलता है कि गुमनामी में नहीं, एक पेड़ के नीचे दबा हूं, कृपया इस गुमना पेड़ से मुझे निकालिए। शाम के 5 बजे स्वयं सुप्रिटेंडेंट कवि की फाइल लेकर उसके पास आया। सुनते हो, आते ही वे खुशी से फाइल से लाते हुए चिल्लाए, प्रधानमंत्री ने इस पेड़ को जो काटने का जो हुक्म है वो दे दिया है, और इस घटना की जो सारी अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेदारी है वो अपने सिर ले ली है। कल यह पेड़ है वो काट दिया जाएगा और तुम इस संकट से छुटकारा हासिल कर लोगे। सुनते हो, आज तुम्हारी जो फाइल है वो पूर्ण है, वो हो गई है। तब जो विदेश विभाग है, तो विदेश विभाग है उस जो जामुन का पेड़ है उसको हटवाने का लिए मना करता है, क्योंकि जो पटौनिया राज्य का जो प्रधानमंत्री है
उसने जो 10 वर्ष पहले उस जो जामुन का पेड़ है उसको लगाया था, और अगर उस पेड़ को काट दिया जाए तो पेट्रोलियम राज्य से हमारे जो संबंध है उसका होने का जो खतरा है वो मौजूद था। तो फिर बाद में जब प्रधानमंत्री तक वो फाइल पहुंचती है तो वो डिपार्टमेंट की मीटिंग लेते हैं सुबह 5 बजे तक, और फिर वो हुक्म देते हैं कि इसकी जो सारी जो अंतर्राष्ट्रीय जो जिम्मेदारी वो मेरे हाथों है, और जो पेड़ है उसको काट दिया जाए और जो आदमी है उसको बचा लिया जाए। तो इस तरीके से वो माली है वो उसके पास पहुंचता है, और वो प्रधानमंत्री ने इसको जो पालने का हुक्म है, लेकिन जो उसकी जो फाइल है वो पूर्ण हो चुकी होती है, वो व्यक्ति है वो मर चुका होता है, उसका जो शरीर है वो ठंडा हो जाता है और हृदय की धड़कन बंद हो जाती है, और इस तरीके से उसकी जो फाइल के साथ ही उसकी जो जिंदगी की जो फाइल है वो भी पूर्ण है वो मुकम्मल हो चुकी थी। मगर कवि का हाथ ठंडा था, आंखों की पुतलियां निर्जीव और चींटियों की एक लंबी पांत उसके मुंह बजा रही थी, और अंत में आता है कि उसके जो जीवन की जो फाइल है वो भी पूर्ण हो चुकी थी। तो उसके जो जीवन की जो फाइल है वो भी पूर्ण हो चुकी थी। तो ये जो कहानी है इसमें आप जो राजनीतिक अफसरशाही है उसमें जो लाल फीताशाही है, और उसमें जो फाइलों का जो आगे बढ़ने का क्रम है वो किस तरीके से जो कछुओं की जो गति है उससे आगे बढ़ती है, भले ही उसमें जो व्यक्ति है वो शोषणकारी व्यवस्था में कितना भी कुछ कर ले उसकी जो स्थिति है वो कितनी बदतर होती है, उसका वो बड़ा ही मार्मिक चित्रण वो कृष्णचंदन ने अपना जो जामुनों का पेड़ जो कहानी है उसमें किया है। और ये जो कहानी है वो बड़ी ही मार्मिक है, इसमें जो शेरो शायरी है और अपनी जो बात को कहने का जो तरीका है वो संवाद के माध्यम से वो बड़ा ही मार्मिक है। वास्तव में जो प्रेमचंद के बाद हिंदी कहानी को नई विधा ऊंचाइयों तक ले जाने में ये हिंदी और उर्दू के जो कथा साहित्यकार हैं कृष्णचंद्र हैं उनका अभूतपूर्व योगदान है। और महालक्ष्मी का पुल और आईने के सामने भी इनकी दो महत्वपूर्ण कहानियां हैं, और आईने के सामने में वो बोलते भी हैं कि अफसोस इस बात का नहीं है कि अफसोस है वो इस बात का नहीं है कि मौत बेरहम है, अफसोस इस बात का है कि अस्पताल बेरहम क्यों है। तो ये जो कहानी है वो आज हमने कंप्लीट कर ली है, इसकी जो सभी पहलू हैं उसको हमने इस कक्षा में कवर कर लिया, और इसके बाद से आपके जो प्रश्न है वो सब एक भी जो गलत होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो खत्म होती है, क्योंकि इसमें हमारा जो लेखक परिचय जितने भी उसमें जो फैक्ट थे या जो महत्वपूर्ण जो उदाहरण थे उन सभी जो आयाम है उसको हमने है इस कक्षा में कवर कर लिया। हम जल्दी ही नेक्स्ट कक्षा में कोई नया टॉपिक उसके साथ में मिलते हैं। धन्यवाद। और इसके अलावा हमारी जो कक्षाएं हैं वो उसमें एमपी टेट वाले में उसमें जो पीवाईक्यू सीरीज है सफलता आईएएस की यूट्यूब प्ले लिस्ट पर आप वहां पर जाकर विजिट कर सकते हैं और उसको देख सकते हैं, जिसमें कि हमने टेट और जो चयन परीक्षा है उनकी एमसीक्यू को सॉल्व कर लिया है। उसके अलावा इससे पहले हमारी पिछली कक्षा में उसने खाता कहानी है उसको कंप्लीट किया था, और आज हमने जामुन का पेड़, और अगले जो सेशन है उसमें हम कोई नई जो रचना है और जो लेखक है उसके साथ में आते हैं। धन्यवाद।